सीता को न्याय दो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक के हत्यारे को फांसी दो। दीपक मंजू नारायण फुलझरिया चंद्रावती को फांसी दो। पटना सिविल कोर्ट का सीजीएम जज मुर्दाबाद। आकांक्षा पांडे मुर्दाबाद। बीके सिंह मुर्दाबाद। राजमणि बुटन बसंती हर्षवर्धन और बेसादी को फांसी दो। बिहार सरकार मुर्दाबाद। पटना की जनता त्रस्त है, जज कर्मचारी भ्रष्ट है। बिहार सरकार मुर्दाबाद। पटना सिविल कोर्ट के सीजीएम जज शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। भारतीय पुलिस जिंदाबाद। भारतीय पुलिस के परिवार वाले जिंदाबाद। आकांक्षा पांडे बीके सिंह मुर्दाबाद। अवैध अपराधी को संरक्षण देने वाला बिहार अजाबाज बोर्ड मुर्दाबाद। मुंगेर के लाला के घर डाका डाला, आरा के यादवों का मुंह किया काला। सीता को न्याय दो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक के हत्यारे को फांसी दो। अब तो अदालत से गिला हुआ है, अपराधी जज मिला हुआ है। बिहार सरकार मुर्दाबाद। ये बात एकदम साफ है, पटना में नहीं इंसाफ है। राजमणि बुटन बसंती हर्षवर्धन और बेसादी को फांसी दो। सीता को न्याय दो। सीता को न्याय दो। सीता को न्याय दो। सीता को न्याय दो। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक के हत्यारे को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। पटना सिविल कोर्ट का सीजीएम जज मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जज कर्मचारी भ्रष्ट है। भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। पटना की जनता त्रस्त है, जज कर्मचारी भ्रष्ट है। भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। सीता को न्याय दो। सीता को न्याय दो। दीपक मंजू नारायण फुलझरिया चंद्रावती को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। अब तो अदालत से गिला हुआ है, अपराधी जज मिला हुआ है। 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 आकांक्षा पांडे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीके सिंह मुर्दाबाद। बीके सिंह मुर्दाबाद। पटना सिविल कोर्ट का जज सीजीएम मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। चलो आ जाओ। गाय भी बोल रही है न्याय दो, न्याय दो। सीता को न्याय दो। एक ही छतरी के नीचे बहुत सारे अपराध हुए थे, इसलिए एक ही छतरी के नीचे बहुत सारे इंसाफ की मांग है। मांग है। जल्द से जल्द इंसाफ हो। इंसाफ हो, इंसाफ हो। जितना जल्दी इंसाफ हो। जल्दी इंसाफ हो, जल्दी इंसाफ हो। एक मुहिम है एक महिला को इंसाफ दिलाने की, जिनके साथ पिछले 50 सालों से अपराध हो रहा था, हो रहा है और आगे न हो और किसी और के साथ। इसलिए मुहिम है और आप सबसे यही कहा जा रहा है कि सावधान हो जाए, सचेत हो जाएं, नहीं तो आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। इसलिए इस बात को जितना हो सके बढ़ाएं, फैलाएं, अपने जान पहचान वालों को बताएं, ताकि ये अपराध आपके साथ दोहराने से पहले ही अपराधी पकड़े जा सके। नहीं तो ये अपराध आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये किसी एक की कहानी नहीं है, ये सीता एक नाम नहीं है, ये सीता सिर्फ एक महिला नहीं है, ये सीता सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भारत के हर एक महिला का, भारत के हर एक महिला का जिनके साथ ये अपराध हो रहा है। ये गिरोह बन चुका है। पहले जो ये कुछ संख्या में 50 थे, आज 5,000, 15,000, 25,000 हो चुका है। रावण के एक सिर नहीं है, यहाँ भी रावण के 10 सर हैं। इसलिए इन सरों को बढ़ने से, इस्तेमाल करने से पहले ही काट दिया जाए। इसलिए अब राम की ज़रूरत है। सीता को न्याय दिलाने के लिए हर एक आदमी को उनका पुत्र बनना पड़ेगा, लव कुश बनना पड़ेगा।
और सीता को न्याय दिलवाना पड़ेगा। सीता जो कि कई सालों से अपने ही घर में कैद थी, उन्हें उस कैद से निकालना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा। और यह मुहिम किसी निजी चीज़ के लिए नहीं है, यह सार्वजनिक चीज़ के लिए है, क्योंकि बहुत आदमी इस चीज़ में अभी फंसे हुए हैं और इस चीज़ का असर पूरे दुनिया पे पड़ेगा। इसलिए इस बात को जल्द से जल्द बढ़ाकर, इन्हें न्याय दिलवाकर, इन्हें इंसाफ दिलवाकर जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान किया जाए। और अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो शीघ्र कीजिए, शीघ्रता कीजिए इस काम में, न्याय दिलवाने में। और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा के साथ साथ, यहाँ तक कि अगर फांसी की सज़ा इन लोगों के लिए कम है, जब बुरी बात पता चलेगी तब पता चलेगा कि ये लोग कितना बड़ा अपराधी था। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिस पेड़ पे बैठा, जिस पेड़ की डाली पे बैठा उसी डाली को काटा। ये सब रावण से भी बदतर है। रावण से कंस सबक नहीं लिया, कंस से बाकी सबक नहीं लिया। इसलिए इन लोगों को इनके अपराध की चुन चुन करके सज़ा देनी है। अदालत तो इस चीज़ में फेल हो रहा है, या मिलकर फेल हो या जानबूझकर फेल हो, जैसे भी हो, पर अदालत अब झुक चुका है। अदालत से न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए दुनिया को जानना ज़रूरी है, ताकि पूरी दुनिया ही सचेत हो, इस बात को जान जाए और ये अपराध बार बार दोहराया ना जाए। क्योंकि ये दीपक, मंजू, फुलझड़िया, ये सब अपराधी है। इस सब का अपराध का कहानी बहुत बड़ा है। आइए धीरे धीरे आपको बताते जाता हूँ इस अपराध के बारे में। ये सीता कौन है, सीता के साथ क्या अन्याय हुआ। सीता जो बिहार की रहने वाली हैं, बिहार के बरबीघा थाना में उनके दादा अंग्रेज़ों के समय के दरोगा थे। बहुत ही ऊंचे परिवार से आती हैं ये सीता। और अपने पिता के न रहने के बाद परिवार वालों द्वारा बुलाया गया कि आओ हमारे पास रहो, परंतु एक स्वाभिमानी महिला होने के कारण उनकी माँ श्रीमती मनोरमा देवी जी अपनी बेटी को, जिस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन वो अपने बेटी को शिक्षित करवा रही थी, पढ़ा रही थी। और बाद में 1958 के लगभग में अपनी बेटी को टीचर ट्रेनिंग करवाई, स्वावलंबी बनाई और अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। और जब उनको कुछ प्रयास के बाद उनको नौकरी मिल गई, तब आरा जिला के कुछ अपराधी, कुछ ऐसे आदमी जो कि पूरी तरह से सरकारी कर्ज में, कई तरह के कर्ज में डूबा हुआ था, सीता देवी जी के बारे में पता चला। और जब उन्हें सीता देवी जी के बारे में पता चला कि ये बहुत ही ऊंचे परिवार से हैं, धनाढ़ घर की महिला हैं, सुंदर शिक्षित और सरकारी सेवारत महिला हैं, तब एक चाल के तहत ये आरा का अपराधी सब उनके घर में घुसा, एक बहुत बड़ा छल रचा, यहाँ तक कि एक आदमी की हत्या भी की गई। और उसके बाद ये सब उन्हें धमकी दे करके, उन्हें दबाव दे करके, एक तरह से कैद करके, इस सारे बातों का सबूत है हमारे पास, उनसे ज़बरदस्ती शादी रचाया गया ताकि उसका कर्ज ख़त्म हो जाए और आगे की ज़िंदगी वो लोग अय्यासी से काट सके। उसके बाद सीता देवी जी से शादी होने के बाद सीता देवी जी के घर में ही धीरे धीरे ये अपराधी घुसपैठ करके सब रहने लगा। सीता देवी जी अपने पति का सोची कि ये सब तो साधारण आदमी होगा, मेरे पति का रिश्तेदार होगा, इसलिए सबकी मदद करती रहीं। पर नहीं, वो सब अपराधी था, वो सब सिर्फ इनका शोषण कर रहा था। यही नहीं, उनके नवजात शिशु को, जन्म लेते हुए एक बच्चे को, जो कि दूसरे दिन अस्पताल से अगवा कर लिया गया और उस बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल किया जाने लगा। धीरे धीरे बात अगर खुल जाती तो इन सब अपराधियों को उसी समय जेल हो जाती, क्योंकि सीता देवी जी के भाई, जो कि रिश्ते के भाई थे, ब्लड रिलेशन था दोनों में, खून का रिश्ता था, अशोक कुमार वर्मा, जो उस समय बिहार नेशनल कॉलेज BN कॉलेज के प्रोफेसर से हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ सहाय के अपने समधी थे। और ये बात खुल जाती थी, इन अपराधियों को उसी समय जेल हो जाता। परंतु एक षड्यंत्र के तहत सीता देवी जी का और उनके पति कृष्णा सिंह का ट्रांसफ़र करवा दिया गया, ताकि ये बात मोहल्ले वाले से किसी को पता ना चल सके, या फिर स्कूल वाले में ये बात फैल जाएगी तो इन अपराधियों का उसी समय जेल जाना तय था। तब ये लोग सीता देवी जी को वहाँ से हटाकर उन सब का ट्रांसफ़र, सीता देवी जी उनके पति कृष्णा सिंह का ट्रांसफ़र अलग अलग जगह करवा दिया गया, ताकि इस बात का किसी को कानो कान खबर नहीं हो। उसके बाद 1969 में बिहार राज्य आवास बोर्ड की तरफ से सीता देवी जी को एक मकान अलॉट हुआ। उसी मकान में घेराबंदी करके ये सब अपराधी सीता देवी जी को घेर करके रहने लगा, उन्हें बंधक बना लिया, एक तरह से अपने अपराध के जंजाल में फंसा लिया, उनको, उनकी माँ को। फिर 1971 में भी उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसे
पैदा लेते ही अगवा कर लिया गया दोबारा। इस तरह से एक महिला को त्रासदी देना शुरू हुआ। ये तो बस शुरुआत थी, आगे और बहुत से ऐसे पाप किए गए हैं जिसका कि बयान सुनने पर आप लोगों की छाती फट जाएगी, खून खौल उठेगा। धीरे धीरे वो अपने परिवार का समझ करके अपने पति के परिवार वालों का कर चुकाती रहीं। सबको पढ़ा लिखा करके कृष्णा सिंह के भाई वीर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, ये सबको अपने घर पे 5-5 साल रख करके पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब चीज़ का बोझ उठाते रहीं। 2 कमरे का मकान था जिसमें ये सब आ करके उनके ऊपर बैठ गया था। उस मकान पर एक तरह से उनके छाती पे मूंग दल रहा था। और जब अपना पढ़ाई लिखाई का नाटक ये करके सब गया, तब उन सब के शादी ब्याह सब के लिए सीता देवी जी अपने भविष्य निधि के फंड से पैसे निकाल के देते रहे, अपने पति की मदद करते रहीं। और ये सब बीच में कर्ज उठाता रहा और ये सब का भुगतान सीता देवी जी पैसे निकाल के करते रहीं। कृष्णा सिंह की बहन तेतरी और बसंती, इस सब का शादी ब्याह करवाई। उस सब के 6 किसी के 4 बाल बच्चे, वे सब का खर्च सीता देवी को उठाना पड़ा था। नतीजा ये हो रहा था कि उनके अपने बाल बच्चे, जो बाद में 4 बाल बच्चे उनके पास हुए, उन सबको भारी कष्ट से गुजरना पड़ा। पर फिर भी इन अपराधियों को शर्म नहीं आई। इस तरह से 1 दशक बीत गया। सन 1970 से लेकर 1980 तक कृष्णा सिंह अपने भाई, अपने बहन सबके पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब चीज़ से निवृत्त हो गए। 50 तरह का जो कर्ज उन्हें लोगों ने उठा रखा था। कृष्णा सिंह के पिता रामदेव सिंह, कृष्णा सिंह की माँ रुपया देवी, कृष्णा सिंह के भाई वीर बहादुर सिंह, उसका भाई रघुवीर सिंह, खुद कृष्णा सिंह, यह सब 50 तरह का एक भिखनी जो इस गैंग की मास्टरमाइंड थी। एक महिला, सातिर महिला, जो कि 1952 में कृष्णा सिंह के पिता रामदेव सिंह कामकाज के नाम पर एक नाचने वाली को उठाकर अपने घर पे लेके रख लिया था। वो अपने भाई भिखारी सिंह के साथ मिलकर इस खेल को, इस षड्यंत्र को अंजाम दे रही थी। और इसके बाद सन 1980 से लेकर 1990 तक सीता देवी जी को कष्ट देके उनके ही पैसों पर कृष्णा सिंह गाँव में काफ़ी ज़मीन खरीदा। और ज़मीनों को जब खरीद लिया, इधर सीता देवी जी की बच्चियां भी बड़ी हो रही थीं। और सन 1988 तक जब उनकी बच्चियां शादी के योग होने लगीं, तो 3 लाख रुपए वो निकाल के अपने पास बैंक में जमा की कि इतना दिन तो अपने पति के, उसके परिवार का सबका कर्ज चुका दिए, सबका कर्ज चुकवा दिए। उसके बाद सबका पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब करवा दिए। अब तो अपनी बेटियों के लिए कुछ सोचें। और जब अपनी बेटियों के लिए सोचा, पैसे जमा करके रखे, तो उन पैसों का कृष्णा सिंह डिमांड किए, मांगे कि सीता देवी जी अपनी पत्नी को भाई कहा करते थे, या भाई की तरह मेरे कंधे से कंधे मिला करके साथ दी हैं, इसलिए आज से हम आपको भाई ही कहेंगे। फिर उन्होंने सीता देवी जी से कहा ये 3 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। इस बीच 1980 से 1990 के बीच में मंजू, जो एक सातिर अपराधी है और 2002 में अपनी ही लड़की ममता को जहर देकर मार चुकी है, इस बात का भी सबूत है। अखबार में खबर छपी है और इस बात का पुख्ता सबूत है कि मंजू अपने बेटी लड़की की हत्यारन है। ये भीखनी की लड़की है मंजू, जो कि 6 साल में भी एक हत्या की थी और अभी 60 साल की उम्र की हो चुकी है, पर अब भी वो हत्यारन ही है। मंजू का भाई दीपक जो कई अवैध कारनामों में लिप्त है, खगड़िया में रह करके कईयों के साथ गलत काम किया है। सहारा इंडिया का नकली एजेंट बन करके कईयों का पैसा लूटा, गबन किया और सारे एक तरह का तरीका था सीता देवी जी और उनके परिवार को हमेशा दुख देने का। इसलिए बार बार इस तरह का कुकर्म करता था और इसके पैसे सीता देवी जी को चुकाने पड़ते थे। और जब 1988 में सीता देवी जी पैसे जमा करके रखी थी, 1992 में वो सारे पैसे सीता देवी जी से हड़प लिए गए ज़मीन के नाम पर। सीता देवी जी बोली कि इन सारे पैसे को मैंने अपनी बेटियों की शादी, उच्च शिक्षा के लिए जमा करके रखा है। तब कृष्णा सिंह बोले कि इन पैसों को अभी आप दे दीजिए, जब शादी होगी तब इन पैसों को हम आपको ज़मीन बेच करके दे देंगे या ज़मीन बेटी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देंगे। परंतु मंजू के मन में बहुत बड़ा पाप था, वो अपने नाम पर भी ज़मीन लिखवा ली थी और वो चाहती थी कि अगर इन लोगों की शादी हो जाएगी तो इन लोग का परिवार बन जाएगा, इन लोगों की तरफ से भी आदमी खड़ा हो जाएगा और ये पैसे ज़मीन के जो है ज़मीन मुझे वापस करनी पड़ेगी। तब उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और सीता देवी की बेटियों की शादी जहाँ जहाँ तय होती वो शादी को कटवाती जाती, जिसमें बुटन सिंह ये सब का रिश्ता जान लेते हैं। दीपक का भाई, दीपक की बहन मंजू का आदमी नारायण और नारायण का बहनोई बुटन, जो शादी में अगुआ था। मंजू एक बहुत ही करप्ट औरत थी जिसका कि कई चक्कर चला हुआ था, जिस कारण खुद भी एक बार ये गर्भवती हो गई थी। 1980 के समय की बात है और मजबूरी में इसका शादी करवाना पड़ा। तब उस समय भी एक षड्यंत्र रचा गया। 10 साल बाद 1970 से 80 में जो षड्यंत्र रचा गया था वो ख़त्म होने के बाद 1980 से 90 तक के लिए षड्यंत्र रचा गया कि अगर इनके घर में वापस अब किसको बैठाया जाए,
कौन इनके घर पे रहकर जासूसी करेगा, कौन सब चीज़ का इनका चीज़ खराब करेगा। इसलिए उस समय भी दीपक मंजू पहले से इस घर में रह रहा था और बुटन जो शादी का अगुआ था, कृष्णा सिंह के भाई वीर बहादुर का साला था, वो अपने साला नारायण को लेकर के इस घर में बैठ गया 5-5 साल। फिर वो दोनों भी इनके घर में रह करके अपना गुलछर्रा उड़ाता रहा। नौकरी के नाम पे शर्त थी कि जब तक हम दोनों को नौकरी नहीं लग जाएगी सरकारी नौकरी, तब तक आप ही लोग के घर में रहेंगे। खाना पीना फॉर्म सब का बोझ हमें आपसे ही लेना है, सबका बोझ आप लोग को उठाना पड़ेगा। इस तरह से वो सब भी इनके घर में बैठकर शोषण करता रहा, इनका मानसिक शोषण करता रहा, इनका आर्थिक शोषण करता रहा। इतने पर भी इन लोगों को चैन नहीं मिला। उसके बाद जिस फ्लैट में इन्हें रखा गया था उसमें अधिकांश अवैध रूप से, अधिकांश का लगभग सभी अवैध रूप से रह रहा था और बहुत सारे अपराधों से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि हत्या का आरोपी ही नहीं, हत्या का सजा काट चुका था और कुछ अपहरण का, कुछ हत्या का, कुछ अपने पति को फांसी लगा देने का, यानी कई तरह के अपराध, चोरी चकारी, जाली नोट, वेश्यावृत्ति, हर चीज़ वहाँ पे होता था। बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा वो बनाया गया था बीकर सेक्शन कंकरबाग कॉलोनी में, लेकिन वो अवैध के लिए नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था सरकारी सेवारत कर्मचारियों के लिए। परंतु उसमें सिर्फ रह रहा है कौन? अवैध आदमी सब भरा हुआ है, अपराधी आदमी भरा हुआ है। बाकियों से रेंट लिया जा रहा है। जो वैध रूप से इसमें रह रहा था वो सबसे किराया लिया जा रहा था, बिजली का बिल लिया जा रहा था। पर इन लोगों से ना 1 रुपये का बिजली का बिल लिया जा रहा था, ना 1 रुपये किराया लिया जा रहा था। कौन बचा रहा था, कौन संरक्षण दे रहा था इन सबको? बिहार सरकार या बिहार राज्य आवास बोर्ड या उसके कर्मचारी, कोई तो आखिर मिला हुआ था जिसके कारण इतना बड़ा कांड हुआ। उसके बाद जब सन 2016 में इन लोगों की बात हुई, कृष्णा सिंह अपने पुत्र को, पुत्रियों को बोले कि अभी ज़मीन जो बचा हुआ है सब हम अभी ठीक से रखे हुए हैं। तो मंजू, दीपक, नारायण, फुलझड़िया, चंद्रावती, राजमणि, बुटन, बिसादी, हर्षवर्धन सब मिल करके इनको पकड़ लिया, इनको मारा पीटा, जिनसे इसकी कृष्णा सिंह की मानसिक अवस्था ख़राब हो गई और उनकी मानसिक अवस्था ख़राब होने का फ़ायदा उठा करके करोड़ों का ज़मीन जायदाद ये लोग लूट लिया है। और जब इसके विरोध में इनके बच्चे, सीता देवी जी के बच्चे, कृष्णा सिंह के बच्चे जब गए महिला थाना में गए, बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग में गए, महिला थाना में गए, बिहार राज्य महिला हेल्पलाइन में गए, मानवाधिकार में गए, हर जगह इन लोगों ने अपनी गुहार लगाई। स्थानीय थाना हो या फिर एसएसपी ऑफिस हो या फिर एडीजी ऑफिस, हर जगह गुहार लगाई और हर जगह से उन्हें सलाह मिली कि बात बहुत बढ़ गई है, इसका निपटारा कोर्ट द्वारा ही होगा, कोर्ट ही इस बात का फैसला करेगी, आप लोग कोर्ट में जाइए। और जब कोर्ट में जाया गया तब अपराधियों ने जज को, वहाँ के कर्मचारियों को या तो डराकर या फिर लालच देकर या जिस कारण बस भी आज 2 साल से हो गए ऊपर, पर एक तो गवाही गलत ली गई, गवाही पहले जो ली गई गलत गवाही ली गई। सीता देवी जिनका की शादी छलपूर्वक करवाई गई थी, उल्टे गवाही ली गई। सीता देवी जी अपनी लड़की का गलत तरीके से छलपूर्वक शादी करवा दी हैं और उस गलत गवाही पर हस्ताक्षर बनाने के लिए दबाव दिया जा रहा था। उसके बाद जज ट्रांसफ़र करवा करके हट गई। उसके बाद इस चीज़ के लिए मिसलेनियस दायर हुआ 61/2021, पर आज तक कोर्ट रूम चेंज नहीं हुआ है। वो जज तो गलत काम करके निकल गई, तो वो भी इस जुर्म में भागीदार है, उतने की भागीदार है जितना कि बाकी सब अपराधी है। सीजीएम बीके सिंह के कोर्ट रूम में दिया गया कि इस कोर्ट रूम को चेंज किया जाए, यहाँ के कर्मचारी ठीक नहीं है, यहाँ के जज ठीक नहीं है। लेकिन आज लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस विषय में कोई भी उचित कदम नहीं उठाया गया है। तो यह परिवार आखिर कहाँ जाए? इसको संरक्षण अपराधियों को जो दे रहा है वो अपराधियों को ही संरक्षण देगा, अच्छे आदमियों को नहीं देगा। आखिर भली जनता कहाँ जाए न्याय पाने के लिए, और कहाँ जाया जाए? हम अपने शहर छोड़ चुके हैं, उन पर हमला हो रहा है, अपना राज्य छोड़ चुके हैं, देश छोड़ना पड़ेगा क्या उन लोगों को? यही है बिहार सरकार का शासन, यही है बिहार सरकार का कानून। तो थू है इस पर। और आगे चल करके और भी इस विषय में बहुत सारे सबूत के साथ नए नए वीडियो बनाए जाएंगे, एक एक करके देखिएगा। एक एक आदमी कहता है कि गरीब आदमियों के साथ अन्याय होता है, अशिक्षित आदमियों के साथ अन्याय होता है, पर यह जो अन्याय हुआ है किसी गरीब के साथ नहीं हुआ है, किसी अशिक्षित के साथ नहीं हुआ है। एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, तो सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक राज्य में सबसे बड़ा होता है, लगभग राज्यपाल के समकक्ष। और रही शिक्षा की बात, तो सीता देवी जी एमए पास महिला, उनके साथ ये बात हुई है। तो सोचिए कि अनपढ़, अशिक्षित और गरीबों के साथ क्या होता होगा।
कोई भी कहता है कि न्याय प्रक्रिया में कब देर होती है, कब देर होती है? जब सबूत नहीं हो, साक्ष्य नहीं हो, साक्षी नहीं हो, तब न्याय प्रक्रिया में देर होती है कि अरे कुछ है ही नहीं, इसको खोजने में समय लगेगा, क्या बात है क्या बात नहीं जानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो अपराध होते हुए 50, 55, 60 साल हो चुके हैं, सब बात का साक्ष्य है, मौजूद साक्षी है, मौजूद साक्ष्य सबूत है मौजूद। तब आखिर अदालत क्या चाह रही है? अदालत खुद अपना अभिमान में कानून का, न्याय का, इंसाफ का अपमान कर रहा है। ये लोग, इन लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो अपराधी हो या भ्रष्ट जज हो, भ्रष्ट सीजीएम हो या भ्रष्ट जो भी वहाँ का कर्मचारी मिला हुआ हो। और अगले वीडियो में या हो सकता है इसी वीडियो में इसी तरह से जैसे अन्याय एक छतरी के नीचे पनप रहा था, तो न्याय की गुहार भी लगेगी और न्याय भी होगा। एक न्याय नहीं होगा, सैकड़ों न्याय होंगे, हजारों न्याय होंगे, लाखों न्याय होंगे इसी छतरी के नीचे। जो अपराधी कल 50 की संख्या में था, आज वो हो सकता है 25,000 हो गया हो और पूरे देश में फैल गया हो। इसलिए इस चीज़ का पुरजोर विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ऐसी कैसीता ऐसे जुल्म का शिकार होगी और ये अपराधी रावण बनकर अट्टहास करते हुए, हंसते हुए पूरे दुनिया को निगल जाएगा अपने 10 नहीं 25,000 सरों के साथ। इसलिए जल्द से जल्द भारत सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी हो, इस चीज़ पे ध्यान दे करके इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करे। ये ना सोचा जाए कि अरे हम तो बड़े पद पे हैं, हम तो जज हैं, हम तो वकील हैं, हम तो बड़े पदों पर हैं, हमारे परिवार के साथ करने की किसकी हिम्मत होगी। ऐसी बात नहीं है, ये बात भूल जाएं, क्योंकि जो अपराध हुआ है वो भी एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार थी, एक बहुत ही बड़े लिखे ऊंचे परिवार के खानदान की, जिनका नाम कतूती आज भी बरबीघा में फैला हुआ है। आज 55 साल से उनका परिवार वहाँ नहीं रहता है, लेकिन आज भी उनके नाम को उसी इज्जत, उसी आदर के साथ लिया जाता है। इसलिए ये कोई नहीं सोचे कि आज हम बड़े पद पे हैं तो ये अपराधी हमारे साथ आके अपराध नहीं करेगा, ये अपराध हमारे साथ नहीं होगा। होगा, ज़रूर होगा। अगर आज इसका विरोध नहीं होगा तो एक एक आदमी के साथ ये अपराध होगा। और क्या चाहते हैं कानून वाले, क्या चाहते हैं भारत सरकार कि अपना ये जो इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है वो इंसाफ अपने खुद से ले लें। अगर इंसाफ खुद ही हाथ से लेना है तो वो भी बता दें कि अपने हाथ से ही अपना इंसाफ खुद ले लो। और इस बात को लेकर के ये मत सोचिए कि सिर्फ एक परिवार की, एक महिला की कहानी है, इससे पूरे दुनिया जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, कहाँ से जुड़ी हुई है, ये सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। क्योंकि सीता देवी जी के पास आज ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जिसके लेकर के आगे भविष्य में बाढ़, सूखा, ये जो हज़ारों आदमी, हज़ारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस तरह की कई योजनाएं थी जिनके लेकर के हज़ारों, लाखों, करोड़ों की जान बचती। लेकिन आज उन सब की जान खतरे में है, कई आदमी मारे भी जा चुके हैं। अगर योजनाएं कार्यान्वित हो जाती तो आज ऐसा नहीं होता। और इसी छल प्रपंच के लिए अपराधी उनके पीछे आज भी जान के पीछे उनके हाथ धो करके पड़ा हुआ है। तो शीघ्र न्याय दें, शीघ्र इंसाफ करें, अन्यथा मानवता का नाम इस धरती से उठ जाएगा और सिर्फ अन्याय और अन्याय रह जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं है और ना ऐसा होगा। सत्य की जीत कल भी हुई थी, सत्य की जीत आज भी होगी। अब इसमें यह है सोचना कि इसमें भागीदार कौन बनेगा, सिर्फ आप और हम या पूरी जनता, या पूरे भारत, या पूरे भारत की जनता। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी उच्च अधिकारी हो, सबसे मेरी अपील है, अभी मैं अपील कर रहा हूँ सबसे इस बात के लिए कि शीघ्र से शीघ्र इस मामले को, इस केस को ख़त्म करके इनको न्याय दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, ताकि ये अपने योजनाओं को क्रियान्वित करके हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाने में अपना योगदान कर सकें। धन्यवाद।